एसईसी पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का जिसका नाम है एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंट एथिक्स यानी पर्यावरणीय नैतिकता। इस चैप्टर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी केस आया है पिछले साल का पेपर शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, और इस बार के लिए कौन से आपके लिए क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, उन दोनों ही चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है और किस तरीके से आपको आंसर करना है। हाँ, इसकी हमने एक डिटेल क्लास अपलोड कर रखी है, वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो आपसे यही है कि पहले उस क्लास से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप इस क्लास को देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा ये ईजी फील होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पेपर होगा आपका एनवायरमेंट एथिक्स का 2 घंटे का, जिसमें 40% आपके पास मार्किंग है एज यूजुअल, जैसा आप देख सकते हो। और बात करते हैं इसके सेक्शन फर्स्ट के साथ। सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है डिफाइन द टर्म ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या है? व्हाट इज इकोलॉजिज्म यानी पारिस्थितिकीवाद क्या है? व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारियां हो जाती है? व्हाट इज इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है? द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 5 जून है। मेरे को आता था तो मैंने लिख दिया मैंने इसको। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की परंपरागत विधियां कौन सी है? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता की अवधारणा क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस आएगा आपके। सतत विकास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टर्म है। व्हाट इज द टू नेम ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, यानी 2 तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक फैक्टर से कौन-कौन होते हैं? पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया और अदर सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे बायोटिक होते हैं, यानी कि जो सजीव फैक्टर होते हैं उनको बायोटिक फैक्टर कहते हैं। व्हाट इज ग्रीन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, यानी कि ग्रीन हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया राइट द प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स एंड इट्स टाइप, पर्यावरण नैतिकता का सिद्धांत क्या है और उसके क्या प्रकार है? राइट द डिटेल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाइए। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया था गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के स्रोत की विस्तृत जानकारी दीजिए और राइट कमेंट्स ऑन दी फॉलोइंग, यानी आपसे वाटर पॉल्यूशन पे और एयर पॉल्यूशन पे, क्योंकि जो सेकंड यूनिट है उसमें पॉल्यूशन ही है। तो मैं कहूँगा कि आप जब भी कोई यूनिट पढ़ रहे हो, जो यूनिट बहुत ईज़ी है उसको अच्छे से पढ़ लो। 1 यूनिट आपने तैयार की, दैट मीन्स आपका सी सेक्शन में से 20 नंबर तैयार हो गया, बी सेक्शन में से 10 नंबर तैयार हो गया और ए सेक्शन से कम 1 क्वेश्चन तैयार हो गया। तो 32 नंबर तो आपके 1 यूनिट को पढ़ने से ही आ जाता है। और पास होने के लिए आपको खुद को बताया 30 तो कॉलेज ही भेजता है, 10 नंबर चाहिए होते हैं। यूनिट थर्ड, गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिज्म, यानी कि पारिस्थितिकीवाद को विस्तृत रूप से समझाइए। गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोफेमिनिज्म, पारिस्थितिकी नारीवाद को विस्तृत रूप से समझाइए। तो ये आपका यूनिट थर्ड में पूछा गया। और यूनिट फोर्थ में पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, यानी कि परंपरागत जल संचयन की जो पारंपरिक तकनीक है उनको आप समझाइए। देखो इसमें तो कुछ और ही लिखा है, इंग्लिश में तो कुछ और था और हिंदी में कुछ और है, लेकिन पारंपरिक तकनीक आपको यहाँ पे नापना है। परंपरागत जो तकनीकें हैं वो कौन सी है? और एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मैक्रो एंड माइक्रो कैचमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप, यानी कि लघु और वृहद जल संग्रहण या ग्रहण क्षेत्र क्या है, समझाओ। एक्सप्लेन, सी सेक्शन में पूछा गया एक्सप्लेन एनवायरमेंटल एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स टाइप, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मैक्रो कैचमेंट। देखो यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया और यही क्वेश्चन बाद में पूछ लिया, सेम ही पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि अगले साल पेपर भी रिपीट हो जाएगा। तो डेफिनिटली मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि इसी में से तकरीबन आप देखोगे कि 10 से 20% क्वेश्चन तो ऐसे कैसे आ गए, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, क्या बनाएगा बनाने वाला, घूम फिर के वही आएंगे क्वेश्चन। तो ऐसा कैसा पेपर में से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक, देखो ये दोनों क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये रही ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन और ये रहा माइक्रो कैचमेंट, क्योंकि क्या पूछेगा अगला यूनिट, टॉपिक ही इतनी है। तो ये था आपका पेपर। अब हम बात करते हैं इस पेपर के रिगार्डिंग बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूँ। एनवायरमेंटल एथिक्स है, सेमेस्टर फर्स्ट का एसईसी पेपर है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो एज आपको सब्सक्राइब करना है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या है? एनवायरमेंटल एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट स्टडीज द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण नैतिकता नैतिकता की वह शाखा है जो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करती है। यानी कि मनुष्य को प्रकृति का इस प्रकार विदोहन करना चाहिए ताकि प्रकृति को नुकसान क्या हो, कम से कम हो या नुकसान न हो, यानी कि इको फ्रेंडली मैनर में मन को रहना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल एथिक्स कहते हैं। ऐसे नहीं कि अपनी जरूरत के लिए प्रकृति को अपन नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि पर्यावरण नैतिकता की अवधारणा को परिभाषित करो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स एम्फसाइजेज मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर फॉर प्रेजेंट एंड दी फ्यूचर जनरेशन, यानी कि पर्यावरण नैतिकता का अवधारणा का मतलब होता है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। या जो अपन जैसे मान लो हम ह्यूमन बीइंग है, बीइंग ह्यूमन बीइंग, ये हमारी मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि हम हमारी प्रकृति को प्रिजर्व करें और अभी और वर्तमान या जो भविष्य की जो हमारी जनरेशन है उनके लिए हम हमारी प्रकृति का संरक्षण करें। उसे कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण नैतिकता के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। पहला है रेस्पेक्ट फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति के प्रति सम्मान होना चाहिए, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग होना चाहिए। सतत उपयोग का मतलब है इको फ्रेंडली मैनर में, ताकि हम हमारी प्रकृति का संरक्षण करते हुए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी क्या करें, उनके लिए भी उन साधनों को बचाए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एनवायरमेंटल एथिक्स इंपॉर्टेंट, पर्यावरण नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए। एनवायरमेंटल एथिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर, यानी कि पर्यावरण नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देती है। यानी कि मानव को उसकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि प्रकृति के प्रति हमारी, या एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारी मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि हम हमारी प्रकृति को क्या करें, संरक्षित करें। तो ये इसलिए जो एनवायरमेंट एथिक्स है वो जरूरी है। अगला क्वेश्चन है राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स, पर्यावरण नैतिकता
के 2 उद्देश्य बताओ। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का संरक्षण करे, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर्यावरणीय क्षरण को कम करे या रोकथाम उसकी करे। यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है दोस्तों? जो एरिया होता है उस एरिया में जो भी स्पेसीज़ जो भी जानवर-वानवर या जितने भी जो प्राणी पाए जाते हैं, क्रीचर्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उसमें पौधे, बायोटिक बायोटिक फैक्टर सारे आ जाते हैं, उसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो उसको कंज़र्व करना एंड जो एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, उसको रोकना, ये हमारी पर्यावरण नैतिकता के 2 मेजर उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्प इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? पर्यावरण नैतिकता पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक है? एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गाइडिंग ह्यूमन्स टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइज़ली। ये पर्यावरण नैतिकता जागरूकता उत्पन्न करके और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का मार्गदर्शन करके पर्यावरण संरक्षण में सहायता करती है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को हमें ठीक ढंग से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए और साथ ही में हमें कैसे पर्यावरण संरक्षण का वो करना है, उसके लिए हमें गाइड करने का काम कौन करती है? एनवायरमेंट एथिक्स करती है। तो इस तरह से ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अपनी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 एग्जांपल्स शोइंग द रोल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स इन सोसाइटी। यानी कि समाज में पर्यावरण नैतिकता की भूमिका दर्शाने वाले 2 उदाहरण दो। द 2 एग्जांपल इज ट्री प्लांटेशन यानी कि हम वृक्षारोपण करें तो ये बताता है कि हम एनवायरमेंटल एथिक्स को मतलब उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एनवायरनमेंट एथिक्स का ये एग्जांपल है कि अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो पता है ये डिनोट करता है कि सोसाइटी अपनी मोरल रिस्पांसिबिलिटी समझती है। सेकंड है रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन थ्रू रिस्पांसिबल बिहेवियर और जिम्मेदार व्यवहार अगर हम शो करेंगे तो ये हमारे प्रदूषण में कमी लाएगा और प्रदूषण में कमी लाएगा तो ये सोसाइटी का ये बात शो करेगा कि हम एनवायरनमेंट के एथिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या यूँ कहें हम एनवायरमेंटली जागरूक है, अवेयर है। तो ये 2 एग्जांपल हो सकते हैं। आप पेड़-पौधे लगाते हो और अपना इस तरीके से व्यवहार करते हो जिससे प्रदूषण कम होता है तो ये बताता है कि हम जागरूक सिटीजन है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग है। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज पॉल्यूशन? प्रदूषण क्या है? जब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई पोल्यूटेंट पहुंच जाए यानी कि प्रदूषक घटक उसमें हो जाए तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग्स। यानी कि प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को कहते हैं जिससे जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस या हानिकारक पदार्थ जो पर्यावरण में इंटर हो चुका है और वो बायोडायवर्सिटी या लिविंग थिंग्स की क्या करते हो तो नुकसान पहुंचा रहे हो तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? प्रदूषण के नाम से जानते हैं और ऐसा करने वाले जो फैक्टर है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के कोई 2 प्रकार बताओ जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है। तो कई तरीके के पॉल्यूशन आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? जल प्रदूषण क्या है? वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज मेकिंग वाटर अनफिट फॉर यूज। यानी कि जल प्रदूषण जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थों के मिलने से होने वाला दूषण है जिससे जल उपयोग योग्य नहीं रहता। यानी कि पानी में कोई ऐसा कंटेमिनेशन हो जाए यानी कि कोई ऐसी चीज उसमें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाए जिससे पानी यूज करने लायक ना रहे तो वह पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। इसी स्थिति को वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंशन 2 डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां बताओ जैसे कोलेरा है और टाइफाइड है। ये जल से होने वाली क्या है? बीमारियां हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे भी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण क्या है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि वायु प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैसों और कणों की उपस्थिति को कहते हैं। यानी कि अगर हवा की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है, दूषित हो जाती है किसी ऐसे पार्टिकल्स की वजह से जो उसको क्या कर रहा है? हार्मफुल कर रहा है तो हम इस कंडीशन को एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। राइट 2 मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के कोई 2 प्रमुख स्रोत बताएं। 2 मेजर सोर्सेज आर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि हमारे जो वाहन है और जो उद्योग है उनसे निकलने वाला जो जहरीला कार्बनिक धुआं होता है उससे वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। तो ये मेजर सोर्स तो यही है कि उद्योगों की चिमनियां और जो हमारे गाड़ी घोड़े हैं उनसे निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कंट्रोल मेजर्स ऑफ पॉल्यूशन। यानी कि हम प्रदूषण नियंत्रण को कैसे अपना सकते हैं? कोई 2 उपाय बताओ। टू कंट्रोल मेजर्स आर एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे और उचित कचरे का उचित प्रबंधन करेंगे तो हम कहीं न कहीं पॉल्यूशन को क्या करेंगे? कंट्रोल कर पाएँगे। तो ये 2 मेजर आप बता सकते हो। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिज्म? यानी कि पारिस्थितिकीवाद क्या है? इकोलॉजिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि पारिस्थितिकीवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति और पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा पर बल देती है। यानी कि जब हम ऐसी आइडियोलॉजी जो ये कहती है कि हमें प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना चाहिए, उस आइडियोलॉजी का नाम क्या है? इकोलॉजिज्म है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इकोफेमिनिज्म। यानी कि हमने जो हमारी प्रकृति है उसकी तुलना किससे करी है? नारी से करी है, जो कि समाज में लैंगिक भेदभाव के चलते क्या हुई है? उत्पीड़ित हुई है। तो हम क्योंकि प्रकृति भी उत्पीड़ित हुई है हमसे, तो प्रकृति की नारीवाद में क्या करना? तुलना करना इकोफेमिनिज्म कहा जाता है। पारिस्थितिकी नारीवाद को परिभाषित करे। इकोफेमिनिज्म लिंक्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर विद द ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन। यानी कि पारिस्थितिकी नारीवाद प्रकृति के शोषण को महिलाओं के उत्पीड़न से जोड़ता है। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा इकोफेमिनिज्म। डेफिनिटली इस बार फिर आएगा ये सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। यानी कि सतत विकास का अर्थ हुआ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के कोई 2 उद्देश्य लिखो। 2 ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि पर्यावरण संरक्षण और संतुलित आर्थिक विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इकोलॉजिज्म रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि पारिस्थितिकीवाद पर्यावरण संरक्षण से कैसे संबंधित है? Ecologism promotes environmental protection
टू सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि पारिस्थितिकीवाद है वो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण से क्या है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजिज्म एंड इकोफेमिनिज्म। पारिस्थितिकीवाद और पारिस्थितिकी नारीवाद में कोई एक अंतर बताओ। इकोलॉजिज्म फोकसेस ऑन इकोलॉजी व्हाइल इकोफेमिनिज्म कनेक्ट्स इकोलॉजी विद जेंडर इश्यूज, यानी कि पारिस्थितिकीवाद पर्यावरण पर केंद्रित है, जबकि जो पारिस्थितिकी नारीवाद है वो पर्यावरण को लैंगिक मुद्दों से जोड़ता है कि जैसे नारी का समाज में उत्पीड़न हुआ है उसी हिसाब से प्रकृति का भी शोषण हुआ है। इकोफेमिनिज्म इकोलॉजी को नारी से जोड़ता है या जेंडर इश्यू से जोड़ता है, वहीं इकोलॉजिज्म इकोलॉजी पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की दो विशेषता बताओ। टू फीचर्स ऑफ आर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, यानी कि हम संसाधनों का संरक्षण करें और दीर्घकालिक विकास करें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दो विशेषता है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस है और ये रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से रिलेटेड यूनिट है। व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण क्या है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स द एफिशिएंट यूज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संरक्षण का अर्थ हुआ जल संसाधनों का कुशल उपयोग और संरक्षण करना, यानी कि जो हमारे जितने भी जल संसाधन हैं, चाहे वो हमारी नदियाँ हो, तालाब हो, नहरें हो, महासागर हो या इनफे जो बरसात का जल है, उन सबका इस मैनर में यूज करना कि हम उसको प्रिजर्व भी रखें और साथ में उसका एफिशिएंट यूज करें, यानी कि उसका दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें, वह क्या कहा जाता है, वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब अपन बरस जो कोई भी जल को जब हम बचाते हैं, यानी कि जैसे बरसात है, बरसात का जल हम इस वे में बचाते हैं, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल का संचय करना। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि जल संचयन वर्षा जल को एकत्र कर भविष्य के लिए संग्रह करने की क्या है प्रक्रिया है। चाहे हम हमारे छतों से पानी इकट्ठा करके किसी टैंक में स्टोर करते हैं, ये भी वाटर हार्वेस्टिंग है। हम ऐसे दूर तक फ्लोर लगाते हैं और बीच में टैंक बना देते हैं तो पूरा पानी इसमें आ जाता है, ये वाटर हार्वेस्टिंग है। तो हम किस वे में वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वो तो उसका मेथड हो गया। बाकी बरसात के पानी को इकट्ठा करना क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो कैचमेंट, लघु जल ग्रहण क्षेत्र को परिभाषित करो। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने ऊपर कहा कि जैसे ये अपनी घरों की छत है, ठीक है, छत है, 3-4 मकान की छत है, इस पे बरसात का पानी हुआ और हमने एक पाइप से इसको कर लिया, कोई टैंक में स्टोर कर लिया। तो जब हम बरसात का पानी स्टोर करते हैं तो जो जितना एरिया हम ले रहे हैं, कहाँ से हम इसको स्टोर कर रहे हैं, यदि वह एरिया छोटा है, इसको माइक्रो कैचमेंट कहेंगे और जब ये एरिया बड़ा है तो इसको मैक्रो कैचमेंट कहेंगे। कैचमेंट का मतलब होता है वह एरिया जहाँ से हम पानी को कलेक्ट कर रहे हैं। माइक्रो कैचमेंट इज ए स्मॉल एरिया डिजाइन टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर, यानी कि लघु जल ग्रहण क्षेत्र वह छोटा क्षेत्र है जहाँ वर्षा का जल एकत्रित किया जा रहा है। डिफाइन मैक्रो कैचमेंट, यानी कि वृहद जल ग्रहण क्षेत्र क्या है। मैक्रो कैचमेंट रेफर्स टू ए लार्ज एरिया यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सरफेस रन ऑफ वाटर नहीं है, रेन वाटर है यहाँ पे। सरफेस हाँ, सॉरी रन ऑफ ही होगा क्योंकि तो सतही जल है उसकी बात हो रही है। यानी कि वृहद जल ग्रहण क्षेत्र वह बड़ा क्षेत्र है जहाँ सतही जल प्रवाह को एकत्र किया जाता है। जैसे पहाड़ों का पानी हो गया, नदियों के, नहरों के डैम लगाकर हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहा जाएगा, मैक्रो कैचमेंट कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की कोई 2 पारंपरिक विधियाँ बताओ। तो हम स्टेप वेल्स और टैंक्स बनाकर, यानी कि बावड़ियाँ या तालाब बनाकर हम इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, हम इनको सदियों से करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, यानी कि ग्रीन जल संचय तकनीक क्या है। ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग फोकसेस ऑन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि ग्रीन जल संचय तकनीक कृषि के लिए मिट्टी की नमी को संरक्षित करने पर ज़्यादा ध्यान देती है। यानी कि इस तरीके से वाटर कंजर्व करे कि जो नमी है, मिट्टी की मॉइस्चर है या जो मिट्टी की क्वालिटी है वह बनी रहे एग्रीकल्चर के लिए, उनको बोलते हैं ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कहने का मतलब प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वाटर अपना कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ब्लू जल संचय तकनीक क्या है। ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स, यानी कि ब्लू संचय तकनीक है नदियों, तालाबों और जलाशयों में जल का संग्रह करना। यानी कि जैसे अब लंबी चौड़ी नदी है उसमें वाटर संरक्षण किया, हमने इस नदी के मुहाने ठीक करवा दिए, बांध सही ढंग से बना दिए, तो हमने स्टोर किया। तालाब है उसको हमने सही ढंग से वापस थोड़ा गहरा कर दिया, उसको उसके चारों तरफ हमने पाल वाल बना दी, ये सब कर दिया, तो ये कौन सी कही जाएगी, ये कही जाएगी ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि कहने का मतलब बड़ी जगह पे चाहे तालाब हो, जलाशय हो, उनमें वाटर हार्वेस्ट करना ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाएगा। ये था अपना सेक्शन ए। अब बात करें सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंट का यानी कि क्या वो सिद्धांत क्या है, एनवायरमेंट एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है, पर्यावरण नैतिकता के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। एनवायरमेंटल एथिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर, यानी कि एनवायरमेंट जो एथिक्स है, यानी पर्यावरण नैतिकता, वो कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जो प्रकृति के प्रति मानव व्यवहार को क्या देते हैं, दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे कौन कौन से प्रिंसिपल, रेस्पेक्ट फॉर नेचर, यानी कि हमें प्रकृति के प्रति क्या बनाना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। सभी जीवों के का अपना अंतर्निहित मूल्य है, यानी कि प्रकृति में सभी जीवों की अपनी एक वैल्यू है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली सो दैट फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट डिप्राइव्ड, यानी कि हमें सततता पर ध्यान देना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वह बचे रहे। रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करना है या उसको यूज करना है। ह्यूमन हैव ए मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी कि ये मानव की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, यानी कि हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। एंड कंजर्वेशन, यानी कि उसका रिजर्वेशन करे, उसको बचाए। बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि उनका संरक्षण करे क्योंकि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करनी आवश्यक है, तभी तो संतुलन बना रहेगा हर चीज में। एंड इंटरजनरेशनल, यानी कि हम हमारी अभी वर्तमान पीढ़ी की ना सोचे, हम आगे की पीढ़ियों की भी सोचे, क्योंकि वर्तमान कार्य भविष्य की पीढ़ियों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए होना चाहिए। यानी कि प्रेजेंट एक्शन शुड नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमारा जो अभी वर्तमान काम कर रहे हैं वो फ्यूचर की जनरेशन को परेशान ना करे, इस तरीके का होना चाहिए। टुगेदर दीस प्रिंसिपल्स प्रमोट हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचर एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि ये सिद्धांत
ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि ये जो सिद्धांत रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ह्यूमन में और नेचर में, ये इंश्योर करने में कि आप लॉन्ग टर्म तक एनवायरनमेंट की सुरक्षित होता रहे या फिर यूँ कहें एनवायरमेंटल दीर्घकाल तक सुरक्षित रहे। तो ये कुछ प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। पर्यावरण नैतिकता के महत्व पर चर्चा करो। तो महत्व इसका किसमें महत्व है? क्योंकि इट डेवलप्स मोरल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड नेचर, यानी कि नेचर के प्रति मोरल रिस्पांसिबिलिटी डेवलप करता है। नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करता है। टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करता है। टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय बैलेंसिंग ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए और पर्यावरण अनुकूल प्रदूषण कहाँ लिखा आपने? हाँ, ये रहा। पर्यावरण और विकास के बीच ये संतुलन बनाता है। और अगला है टू एनकरेज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, यानी कि ये प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सपोर्ट्स एनवायरमेंटल लॉ, यानी कि पर्यावरणीय कानून और सामाजिक समर्थन का ये क्या करता है? तो समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार एनवायरमेंट एथिक्स गाइड करता है इंडिविजुअल्स को, सोसाइटीज़ को एंड गवर्नमेंट को टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए एंड एंश्योर ए हेल्दी फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य बना रहे, उसके लिए ये क्या करता है? एंश्योर करता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट जो एथिक्स है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है आज के कॉन्टेक्स्ट में। एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण नैतिकता की क्या भूमिका है, समझाइए। देखो, पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि हम हमारी प्रकृति को बचाएं हैं, और एनवायरमेंटल एथिक्स एथिक्स होती है कि इस तरीके की मोरल ड्यूटी हम समझे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना हमारी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण नैतिकता का अहम रोल है, यानी कि पर्यावरण नैतिकता मानव व्यवहार को एक नैतिक दिशा देती है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रकृति को शोषण से रोकती है और संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देती है, यानी कि environment protection by guiding human action morally. It discourages exploitation of nature and promotes conservation of resources. Ethical values encourage protection of ecosystem, reduction of pollution and responsible use of natural resources. यानी कि जो नैतिकता है वह उसका जो नैतिक मूल्य है वो प्रदूषण में कमी लाता है, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करता है और संसाधनों के जिम्मेदार पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से एनवायरमेंट एथिक्स में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या है रोल है, तो आप इसको समझ सकते हो। देखो, मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा कि खाम का ये क्लास केवल पढ़ने के लिए क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। मोटे-मोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको समझना है, बाकी तो उन्हीं से हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का वर्णन करो। जैसे एयर पॉल्यूशन है, व्हीकल इंडस्ट्री और बर्निंग ऑफ फॉसिल से होता है। वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, यानी कि जो रासायनिक फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक केमिकल मिल जाता है। डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि घरों से जो सीवेज है वो जाके नदियों में मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कि हम खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बरसात के पानी से बहकर वह तालाबों में आ जाता है, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़रूरत से ज़्यादा हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। पेस्टिसाइड्स एंड सॉलिड वेस्ट, यानी खेतों में जो पड़ा है सॉलिड कचरा और हम जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उनसे सॉइल प्रदूषण होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें तो ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर, यानी कि ध्वनि प्रदूषण आता है तो देखो लाउड स्पीकर होता है। दीज सोर्सेज एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी लीडिंग टू सीरियस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि सारे स्रोत मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और ये जो हमारा एनवायरमेंट है उसका डिग्रेड करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये कई तरीके के एनवायरमेंट पॉल्यूशन आपने पढ़े। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं? इससे वाटर बोर्न डिजीज होती है, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। इससे ऑक्सीजन का लेवल वाटर में कम हो जाता है और हार्मिक एक्वाटिक लाइफ हो जाती है, यानी कि जो समुद्री जल जीवन है उसको नुकसान पहुंचाता है। इट्स अफेक्ट एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी कि जो पेयजल है, जो मछली पालन है और जो खेतीबाड़ी है उनके लिए ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है एंड लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण क्षरण इससे होता है। तो ये कई सारे इसके प्रभाव आप देखते हो। डिस्कस द कंट्रोल मेजर ऑफ पॉल्यूशन, मेजर प्रदूषण को आप कैसे बचाओगे? एफोरेस्टेशन करके, ग्रीन बेल्ट्स बनाकर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करके, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर, ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर और जो कचरा है उसको रिसाइकिल करके, इससे आप क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करके, पब्लिक अवेयरनेस फैलाकर और जो एनवायरमेंटल लॉ है उनको स्ट्रिक्टली अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी है। ये ज़रूर इस तरीके का जो इकोलॉजिज्म है, इकोफेमिनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। इकोफेमिनिज्म, ये डिस्क्राइब द इकोफेमिनिज्म, इसको आपको पढ़ना है। मंथ एंड में मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा है, पर मेरे ब्यूटी नीड्स के लिए इतना ही पढ़ना है। एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे फिर से पूछा जाएगा। और फोर्थ यूनिट है उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में ही एक ही पेपर में 2 बार पूछा हुआ है। इस बार फिर पूछा जाएगा, तैयार कर लेना। मैक्रो माइक्रो कैचमेंट, ये भी एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया है क्योंकि उस यूनिट में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, इस बार ये ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग और ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको एक बार देखो पढ़ लेते हैं। ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग फोकसेस ऑन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम और क्रॉप ग्रोथ, यानी कि ग्रीन जल संचयन मिट्टी की नमी को संरक्षित कर फसलों की उत्पादकता बढ़ाता है। इट इंप्रूव्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर उत्पादकता बढ़ाता है। ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड रिजर्वोयर्स, यानी कि जो ब्लू जल संचयन है वो नदियों में, तालाबों में, जलाशयों में जल का संग्रह करता है। बोथ टेक्निक्स इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, दोनों ही तकनीक जल उत्पादकता उपलब्धता बढ़ाती है और सतत जल प्रबंधन का समर्थन देती है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ना है। सी सेक्शन में भी हम आपका जो क्वेश्चन बताए हैं वो विद आंसर है, तो मैं ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और इसको सबको पढ़ लेना। यहाँ पे देखो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, डिस्कस इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इंपोर्टेंस, क्या है इसका मीनिंग और स्कोप है उसको आप बताओ। और एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, नियंत्रण आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन है। हालाँकि जितना मैंने आंसर रखा है, आपको इससे बड़ा ही करना है, ये तो एक मोटा-मोटा आंसर है। वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके सोर्स क्या है, इफेक्ट क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैंने रखा है आपका, इकोलॉजिज्म एंड इकोफेमिनिज्म क्या है एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये दोनों पर्यावरण संरक्षण कैसे योगदान देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोलॉजिज्म और इकोफेमिनिज्म का, पिछली बार कम पूछा गया है ये। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट्स इंपोर्टेंस, ये भी आपको पढ़ना ही है।
और एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेडिशनल मेथड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सिर्फ ट्रेडिशनल पूछा गया था, इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग और एक ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग। थोड़ा-सा इनको अच्छे से समझना, अच्छे से एक्सप्लेन करना।